नमस्ते विद्यार्थियों। आज हमारे व्याख्यान में हम भारत के राष्ट्रपति की स्थिति का अध्ययन करेंगे। अभी तक के दो व्याख्यानों में हमने भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति और साथ ही उसके कार्य, उसके संगठन के बारे में विस्तार से अध्ययन किया और साथ ही हमने उनकी शक्तियों को देखा कि सामान्य काल में राष्ट्रपति किन शक्तियों का प्रयोग करता है और आपातकाल में किन शक्तियों का प्रयोग करता है। देश का अध्यक्ष होने के नाते और संवैधानिक प्रमुख होने के नाते और कार्यपालिका का प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति की क्या स्थिति है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे, चिंतन करेंगे। भारत के राष्ट्रपति की जब स्थिति की बात आती है तो ये एक बहुत विवादास्पद प्रश्न है। विचारक इस संदर्भ में दो भागों में विभक्त है। एक मत के विचारक ये कहते हैं कि भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का, यानी कि नाम मात्र का प्रमुख है, और दूसरा कहते हैं नहीं, वो वास्तविक प्रमुख भी हो सकता है, यानी कि संवैधानिक सीमाओं से जाकर भी कार्य कर सकता है। अगर हम भारत के राष्ट्रपति की बात करें तो पहला हम देखेंगे कि भारत का राष्ट्रपति एक संवैधानिक अध्यक्ष है। हमारे इस प्रश्न का उत्तर संविधान के आर्टिकल 53(1) और 74(1) में स्पष्ट रूप में देखने को मिलता है। 53(1) अनुच्छेद ये कहता है कि भारतीय संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, और 74(1) अनुच्छेद ये कहता है कि भारतीय संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वो इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल कैबिनेट की सलाह से करेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये दो अनुच्छेद अपने आप में भारत की राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति को बतला देता है। 42वें संविधान संशोधन और 44वें संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 74(1) में संशोधन किया गया और वर्तमान में अब ये स्थिति है कि भारतीय संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, लेकिन राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा और ये सलाह उन्हें मानना आवश्यक है। हाँ, अगर राष्ट्रपति को किसी विषय पर संदेह है तो वो पुनः विचार के लिए कैबिनेट और प्रधानमंत्री को याचिका लौटा सकता है, लेकिन पुनः विचार के बाद भी अगर वो कैबिनेट उस विषय को पास करके भेज दे तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने ही होंगे और कैबिनेट और प्रधानमंत्री की इस बात को मानना ही पड़ेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि अनुच्छेद 53(1) और 74(1) जो बतलाते हैं वो भारत की राष्ट्रपति की संवैधानिक प्रमुख की स्थिति को बतलाते हैं कि भारतीय व्यवस्था में राष्ट्रपति की वही स्थिति है जो इंग्लैंड के अंदर सम्राट की है, यानी कि वो स्टाम्प मोहर है। हमने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है और संसदीय शासन प्रणाली में उत्तरदायी शासन की स्थापना होने के कारण जो लोकसभा है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, प्रतिनिधि है जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और देश के को लोकसभा पर ही विश्वास होता है और लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है, क्योंकि वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित है, जबकि हमारा राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं है। इसलिए हमारा राष्ट्रपति केवल एक संवैधानिक प्रमुख है। उसकी स्थिति गिरोह के मध्य एक सूर्य के समान ही है और कुछ इससे के अलावा कुछ नहीं है। अगर प्रधानमंत्री और कैबिनेट जो कार्य कराना चाहे राष्ट्रपति को करना अनिवार्य है, और यदि राष्ट्रपति अगर अपनी संवैधानिक स्थिति से बाहर जाकर कार्य करता है तो कैबिनेट और मंत्रिपरिषद द्वारा लोकसभा में महाभियोग की प्रक्रिया को अपनाकर राष्ट्रपति को पद से भी हटाया जा सकता है कि वो संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है या संविधान के बाहर रहकर कार्य कर रहा है। इस प्रकार हम अगर बात करें तो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सी तलवाड़ा, टी कृष्णाचार्य, माइकल ब्रेसर आदि विचारक या संविधान शास्त्री भारतीय राष्ट्रपति को एक संवैधानिक प्रमुख, एक स्टाम्प मोहर मानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने संविधान सभा में कहा कि राष्ट्रपति की वही स्थिति है जो ब्रिटेन में सम्राट की है। वे राष्ट्र का प्रधान है, कार्यपालिका का नहीं। वे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, राष्ट्र पर शासन नहीं करता है।
पंडित जवाहरलाल नेहरू भी यही कहते हैं कि हमने राष्ट्रपति को वास्तविक शक्तियाँ नहीं दी है, अपितु इस पद को हमने गौरव और प्रतिष्ठा प्रदान किया है। वही पूर्व राष्ट्रपति वेंकट रमन कहते हैं कि राष्ट्रपति का पद आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था की भांति है। संकट में इसकी भूमिका स्वयं प्रारंभ हो जाती है और संकट समाप्त होते ही इसकी भूमिका स्वयं ही समाप्त हो जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रपति एक संवैधानिक प्रमुख है। दूसरे मत के जो विचारक हैं वो ये मानते हैं कि भारतीय राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख से कहीं अधिक जाकर वास्तविक प्रमुख है या वास्तविक सत्ताधारी है। वो इस बात को पर जोर देते हैं कि नहीं, ये स्थिति संविधान का आर्टिकल 53(1) और 74(1) जो स्थिति राष्ट्रपति की बताते हैं, राष्ट्रपति उससे कहीं दूर जाकर के, कहीं और जाकर के एक संवैधानिक प्रमुख से बढ़कर एक वास्तविक शासक की भूमिका को निभा सकता है। क्योंकि भारतीय जो राज्य व्यवस्था है उसमें चुनावों के बाद जो गठबंधन की राजनीति उत्पन्न होती है, उस राजनीति के बाद में हम देखते हैं कि जब तक सरकार गठबंधन की रहती है, प्रधानमंत्री के चयन से लेके मंत्रिमंडल के चयन के निर्माण से और शासन संचालन तक, जब तक उस दल की गठबंधन की सरकार है, मिलीजुली सरकार है, तब तक राष्ट्रपति की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण स्थिति हो जाती है। और हमारे देश के अंदर हम देखते हैं कि 1977, 1979 और 89 से, तो अगर हम बात करें 2014 तक, तो हम ये देखेंगे कि गठबंधन सरकार के अंदर भारतीय राष्ट्रपति वास्तविक प्रमुख के रूप में या संवैधानिक प्रमुख से आगे बढ़कर कार्य करते हैं। के.एम. मुंशी का मानना है कि संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रपति को फ्रांस के राष्ट्रपति की भांति केवल नाम मात्र का अधिकारी नहीं बनाया है, अपितु उसे उससे कहीं अधिक शक्तियाँ प्रदान की है। और राष्ट्रपति को जब इस शक्ति का आभास होता है, तब राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करता है। संकट काल की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 352, 356 और 360 लगने के बाद में राष्ट्रपति की जो स्थिति है वो संवैधानिक प्रमुख से बढ़कर कई आगे की तरफ पहुंच जाती है। पी.वी. बनर्जी जो कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश थे, उनका मानना था कि राष्ट्रपति का पद स्वयं में एक संस्था है, उसकी स्वतंत्र सत्ता और स्वतंत्र कार्य है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रपति को महाभियोग का डर दिखाकर उसको कार्य करने से नहीं रोका जा सकता है। अगर हम भारतीय राजनीति का अध्ययन करें तो हम देखेंगे कि कई ऐसी स्थिति आती है जब भारतीय राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख से बाहर जाकर के वास्तविक प्रमुख के रूप में कार्य करता है। उसमें पहली है मिलीजुली सरकार में प्रधानमंत्री का चयन। जब आम चुनाव के बाद किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के पास सरकार बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण शक्ति आ जाती है कि राष्ट्रपति किसे सरकार के लिए आमंत्रित करें। प्राय सबसे बड़े जो बहुमत दल का नेता होता है उसे सरकार के लिए आमंत्रित किया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति को अगर ऐसा लगता है कि वो बहुमत सिद्ध नहीं कर सकता है या उसके पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के चयन के रूप में स्वतंत्र हो जाता है। और हम देखते हैं कि राष्ट्रपति उस स्थिति में या तो जो प्रधानमंत्री के दावेदार हैं उनसे सूची मंगवा सकता है और जो उनकी शंका है वो दूर हो सकती है कि किसके पास बहुमत है या नहीं, या वो सांसदों की परेड करा सकता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को जब विश्वास होता है तभी वो प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। 1977 में हम देखते हैं कि जब पहली बार मिलीजुली सरकार भारत में गठबंधन में आई, उस समय हम देखते हैं कि मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया गया, लेकिन प्रधानमंत्री बनाने के बाद जब वो बहुमत सिद्ध नहीं करने से पहले ही उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, तो उस समय जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनाने की अपेक्षा चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री पद पर आमंत्रित प्रधानमंत्री ने किया था और पहली बार अपनी स्वतंत्र भूमिका राष्ट्रपति ने उस समय निभाई थी। फिर हम देखते हैं तो उसके बाद में नरसिम्हा राव की सरकार हो या फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो या यूपीए की काल प्रथम और द्वितीय काल हो, तो उन दोनों सभी सरकारों में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की जो भूमिका है वो संवैधानिक प्रमुख से कहीं
आगे जाकर रही है। लोकसभा विघटन करने के संदर्भ में, अगर लोकसभा विघटन करने के संदर्भ की बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रपति महत्वपूर्ण भूमिका को निभा सकता है। राष्ट्रपति के अधिकारों के संबंध में दूसरा प्रश्न ये उठता है कि वे मंत्रिमंडल के परामर्श से लोकसभा भंग करने को बाध्य है, चाहे वे ऐसा करना उचित समझता हो या ना समझता हो। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल लोकसभा में विश्वास खो दे तो उस स्थिति के अंदर राष्ट्रपति को अगर ये विश्वास हो जाए कि संबंधित सरकार के पास में बहुमत नहीं है और ये अल्पमत की सरकार है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है और अपने विवेक से निर्णय ले सकता है और लोकसभा भंग कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि राष्ट्रपति को ये शक्ति प्राप्त हो जाती है उस स्थिति में कि जब सरकार अल्पमत में आ जाए या राष्ट्रपति को ऐसा विश्वास हो जाए। तीसरी स्थिति कि जब राष्ट्रपति अपनी स्वतंत्र भूमिका को निभाता है, वो है सूचना प्राप्त करने का अधिकार। संविधान का आर्टिकल 78 राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री और कैबिनेट से सूचनाएं प्रदान करने की अधिकार प्रदान करता है कि प्रधानमंत्री और कैबिनेट का ये कर्तव्य है कि वो समय समय पर शासन संबंधी सूचनाएं या जो नीतिगत निर्णय लिए गए हैं उनको राष्ट्रपति को अवगत कराए। तो हम देखते हैं कि राष्ट्रपति इन स्थितियों में प्रधानमंत्री और कैबिनेट को जो समस्त निर्णय कैबिनेट में लिए जा रहे हैं या नीतिगत निर्णय लिए गए हैं उनकी सूचना वो प्राप्त कर सकता है। पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैन सिंह और प्रधानमंत्री राजीव गांधी के मध्य इस मुद्दे पर काफ़ी मतभेद उभर कर नजर आए थे, लेकिन हम देखते हैं कि अंत में राजीव गांधी को सूचना देनी ही पड़ी। चौथी स्थिति आती है जब राष्ट्रपति स्वतंत्र भूमिका में आ जाता है, वो है विधेयकों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार। राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है संविधान द्वारा कि संसद द्वारा जो विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पारित किए जाते हैं, जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर उस पर नहीं होंगे तब तक वो विधेयक कानून का स्वरूप प्रदान नहीं कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि ऐसी स्थिति के अंदर अगर कोई विधेयक पारित होने के उपरांत राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति उसे पुनः विचार के लिए लौटा सकता है, और पुनः विचार के बाद भी आता है तो उसके बाद में राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने ही होते हैं। लेकिन डाक विधेयक के संदर्भ में हम देखते हैं कि उस समय सबसे पहले पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैन सिंह ने जब लोकसभा का कार्यकाल पूर्ण होने जा रहा था उस विधेयक को अपने पास में रख लिया, और हम देखते हैं कि उसका परिणाम ये हुआ कि वो विधेयक आज तक ही जो है कानून का स्वरूप धारण नहीं कर पाया। पांचवी स्थिति आती है आपातकालीन अधिकारों के लेके। यहाँ पर यह है कि राष्ट्रीय आपात लगाने का अधिकार राष्ट्रपति को अनुच्छेद 352 के द्वारा दिया गया है। तो राष्ट्रपति को अगर ये अंदेशा हो जाता है तो 1 महीने तक राष्ट्रपति वास्तविक शासक बन सकता है। ये संविधान उसे अधिकार प्रदान करता है, क्योंकि संविधान ये कहता है कि 1 माह के अंदर वो लोकसभा के द्वारा उसकी पुष्टि हो जानी चाहिए, लेकिन 1 माह के अंदर तो राष्ट्रपति संपूर्ण देश का शासक बन सकता है, वास्तविक शासक के स्वरूप को धारण कर सकता है। और अनुच्छेद 356 की बात करें जो राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित शक्ति है राष्ट्रपति की, उस संदर्भ में हम देखते हैं कि राष्ट्रपति राज्यपाल के प्रतिवेदन के आधार पर किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। इस प्रकार अगर हम दोनों दृष्टिकोणों का विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि भारतीय व्यवस्था के अंदर राष्ट्रपति एक संवैधानिक प्रमुख है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में वो संवैधानिक प्रमुख से वास्तविक प्रमुख की भूमिका को धारण कर सकता है। लेकिन हमारा राष्ट्रपति जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं है, इसलिए जनता जो उत्तरदायी है वो प्रधानमंत्री और कैबिनेट के प्रति है, या प्रधानमंत्री और कैबिनेट जनता के प्रति उत्तरदायी है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख से कहीं आगे जाकर कार्य कर सकता है। धन्यवाद।